तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में। एक छोटा सा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाए। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, इजी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है बट बहुत आसान भी नहीं है। समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको कॉस्ट चैप्टर और रेवेन्यू चैप्टर आता है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से, इत्मीनान से और प्यार से समझ सकते हैं। बट अगर आपको नहीं आता तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ और मैं ट्राई करूंगा ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझा दूं। क्लास में ही आपका हर चीज जो है कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने है वो क्वेश्चन ये है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो सुन लीजिए भाई, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पे हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। और यहां बात किसकी हो रही है, प्रोड्यूसर की। और एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी जब उसका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। हर प्रोड्यूसर का सपना होता है, हर प्रोड्यूसर का गोल होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। भाई वो अंबानी बन जाए, टाटा बन जाए, बहुत पैसे वाला बन जाए। तो हर प्रोड्यूसर का उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। और जब प्रोड्यूसर मेहनत करके, प्रोडक्शन करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर लेता है कि भाई अब मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो उसी स्टेट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो क्या बोलता है, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंच जाना। मतलब इतना प्रोडक्शन कर देना कि जहां पे प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को, अपने लाभ को मैक्सिमाइज कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जैसे कि ये जो व्यक्ति है ये सोच रहा है मैं कितनी कॉपीज बनाऊं, मैं कितने रजिस्टर बनाऊं कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। जब ये व्यक्ति उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि भाई साहब इतने रजिस्टर बना के मुझे होने वाला है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उसी को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेट कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट पर पहुंचना जहां पे आप क्या कमाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन सुनिए दूसरी बात, इसमें एक चीज और है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस को शुरू करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो पहले दिन से ही या स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट कमाने लग जाता है। कई बार जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में अपने को लॉस झेलना पड़ता है, और लॉसेस झेलने के बाद हम तब आगे जाके प्रॉफिट कमाने के हालत में आते हैं। तो जब प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको थोड़ा लॉस झेलना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस भी ज्यादा से ज्यादा झेलना चाहेगा। भाई समझो, प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेगा, लेकिन जो लॉस है वो चाहेगा लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के मीनिंग में दो बातें आती है कि अगर वो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा। बट उसका बिजनेस मान लो अभी शुरू हुआ है तो वो अभी लॉस में है, तो वो चाहेगा कि उसका लॉस अगर हो रहा है तो लॉस कम से कम हो। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में दोनों बातें आती है, प्रॉफिट हो तो ज्यादा से ज्यादा, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस तो हम हर व्यक्ति, हर प्रोड्यूसर चाहेगा लॉस कम से कम हो, तो लॉस हो वो कम से कम हो। उसके बाद जब वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है या उसका मिनिमम लॉस हो रहा है, तो उसकी स्थिति में वह अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। ही हैज नो टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब भाई साहब कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना, कोई संभावना ही नहीं है कि वो अब अपनी स्थिति में, अपने आउटपुट के लेवल में कोई परिवर्तन करना चाहे। जब मेरे को चल गया पता कि 6 रजिस्टर बनाने पर मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो अब मैं उस स्थिति में कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा। मैं 6 से 7 नहीं बनाना चाहूंगा, या फिर मैं 6 से 5 पे नहीं आना चाहूंगा। मैं केवल 6 के 6 रजिस्टर ही बनाऊंगा। समझ में आ गया? तो लास्ट लाइन का मतलब वही है, वह अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
यहां पे जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बच्चों बात करते हैं तो यहां पे दो प्रकार की मार्केट हमारे सामने आती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आप सभी को पता है, एक ऐसी मार्केट जहां पे वस्तु का प्राइस जो है बिल्कुल सेम होता है, हम सेम दाम पर वस्तु को बेचते हैं। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जो कि हम अभी पढ़ेंगे, जहां पे जो प्रोड्यूसर है अपने प्राइजेस कम करके, अपनी कीमतें कम करके वस्तु को बेचता है। अब मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपको रेवेन्यू चैप्टर और कॉस्ट चैप्टर, अगर ये दोनों चैप्टर आते होंगे तब आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो पहले अपन लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसे बाजार में जहां पे प्रोड्यूसर एक सेम दाम पर वस्तु बेचता है, वस्तु के प्राइस कम नहीं करता, तो ऐसे मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त होगा, आइए हम उसको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले आप एक बात जानो, मैंने यहां पे बोला अपने को जो है प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे समझना। प्रॉफिट कैसे निकलता है जी? प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू, कि आपने रेवेन्यू जानते हो, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने वस्तु बेच के जो पैसा कमाया वो आप रेवेन्यू, और दूसरा कॉस्ट। जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे, कि मान लो मैंने वस्तु जो है 80 रुपए की बेची और वस्तु बनी 50 रुपए की थी, तो 80 में से 50 गए तो 30 रुपए का क्या हो गया जी? 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यही तो होता है प्रॉफिट, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे। रेवेन्यू मतलब मैंने कितने का बेचा और कॉस्ट मतलब मुझे कितने का बना, तो बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। तो यहां भी आपको प्रॉफिट की बात करनी है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। और जब मैं यहां पे रेवेन्यू की बात करता हूं तो यहां बच्चों मैं बात कर रहा हूं मार्जिनल रेवेन्यू की, और जब यहां पे मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो यहां बच्चों मैं बात कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट की। तो यहां पे करना क्या पड़ेगा आपको? मार्जिनल रेवेन्यू, क्या बोला मैंने? मार्जिनल रेवेन्यू और आपको मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में प्रॉफिट को जानने के लिए, प्रॉफिट को समझने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को बेबीज आपस में कंपेयर करते हैं। अब मेरे नालायकों, मेरे घोचुओं, आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट में जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो तो आपका ऑलवेज यू शेप होता है, लेकिन जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू में दो केस बन जाते हैं। आप परफेक्ट कंपटीशन में हो तो एक अलग केस बनता है, और अगर आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हो तो अलग केस बनता है। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की ओर होता है। और अगर आपको ये बेसिक बातें भी नहीं पता तो भाई साहब जल्दी से वीडियो पॉज करो, वीडियो हटाओ, जाओ रेवेन्यू पढ़ो, कॉस्ट पढ़ो, तब यहां पर वापस आओ। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से, मेरे प्यारे प्यारे नालायकों से, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको एक बेसिक बात पता होगी कि मार्जिनल रेवेन्यू दो टाइप का होता है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट केवल यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन, दोनों में सेम बनता है। ठीक है, अब मैंने बोला आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दोनों को ही आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। आपको मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आप समझेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब उससे भी पहले मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, देखते कितनी आपको नॉलेज, कितना आप पढ़े लिखे हो, बताइए जरा, आप मुझे बताइएगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? ठीक है, दूसरा, अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? और तीसरा, अगर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट है तो जरा मुझे बताइए इसका मतलब मैं क्या समझूं? तो भाई मतलब ये निकल के आता है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो आपने बेच के पैसा कमाया वो, और कॉस्ट में जितने का बना, अगर रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट में हैं, आप प्रॉफिट में हैं, आपकी कॉस्ट कमा रही है और आप पैसा ज्यादा कमा रहे हैं।
बट आपका रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब निकल के आता है कि आप लॉस में हैं, आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी इनकम कम है। ठीक है, बट जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट होता है तो इस चीज को हम लोग बच्चों बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, कि यहाँ पे ना तो आप प्रॉफिट में हो ना ही यहाँ पे आप लॉस में हो, क्योंकि जितना भी आपने बनाया, जितने का भी आपने बनाया कॉस्ट, उतने का ही आपने मार्केट में बेच दिया। ये बेसिक बात है, आपको अगर चल गई पता तो आइए वापस से अपन लोग अपने पीपीटी पे आते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आइए समझते हैं किस प्रकार से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सबसे पहले क्या बनाएंगे जी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम सबसे पहले बच्चों बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये रहा, मान लो क्या, एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है मैंने यहाँ पे बनाया, इसको नाम दिया, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, इसको नाम दिया एमआर। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं बनाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कि यू शेप होता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो चलिए यहां से हमने स्टार्ट किया अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ये हमने बनाया एमसी। यू कैन सी दैट ये एक यू शेप कर्व बना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जरा बातों को समझने का ट्राई करना बहुत ही अच्छे से। आपको इकोनॉमिक्स में इतनी बात तो पता होगी कि जब दो कर्व आपस में टकराते हैं वहां पे उनकी वैल्यू सेम होती है। जरा बात को समझने का ट्राई करना। मैं उतना ही पढ़ाऊं जितना आपको एग्जाम में लिख के आना है, हम ज्यादा बेफालतू वाली बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। देखो अगर आप इस वाले एरिया को देखेंगे जो मैंने शेड किया, तो इस वाले एरिया को अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नीचे है। इट मीन जब आपने प्रोडक्शन शुरू किया, देखो जब प्रोडक्शन शुरू करोगे तो ऐसी तो करोगे, पहले एक बनाओगे, दो बनाओगे, तीन बनाओगे, चार बनाओगे, पांच बनाओगे। तो जब आपने प्रोडक्शन शुरू किया तो आपने पाया कि स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। और वही बात मैंने आपसे बोली थी कि जब हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में अपने को लॉस होता है, पहले ही वस्तु से या पहले ही दिन अपने को प्रॉफिट होना शुरू नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चीज तो भाई साहब लॉस है। लॉस क्यों है? बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है। इट मींस कॉस्ट है ज्यादा, रेवेन्यू है नीचे। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये एरिया शो कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट है ज्यादा और मार्जिनल रेवेन्यू कम, इसलिए मैंने इसको लॉस बोला। ठीक है, तो ये वाला एरिया लॉस है। अब देखो अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, तो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ने आपस में कट कर दिया, तो यहाँ पे एमसी बराबर एमआर हो गया। इट मींस अब आपका लॉस खत्म हो चुका है। अब आपका जो लॉस है वो लॉस खत्म हो गया। देखो पहले देखो, आप देखो गैप को, आप गैप को देखो, पहले इतना सारा लॉस था, हौले हौले गैप कम हो रहा है, हौले हौले गैप कम हो रहा है। इट मींस क्या, जो आपका लॉस है ये लॉस कम हो रहा है। और जब हम यहाँ पे पहुंचे, इस आउटपुट पर पहुंचे, इस वस्तु पर पहुंचे, तो जब हमने इस वस्तु को बनाया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि देखो यहाँ पे लॉस खत्म हो गया। अब इसके बाद जब और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए जब हमने प्रोडक्शन करना शुरू किया तो मैंने ऑब्जर्व किया, अब देखो रेवेन्यू कर्व ऊपर है। इट मींस रेवेन्यू है ज्यादा, मेरी कमाई है ज्यादा, और कॉस्ट कर्व नीचे है। और जब रेवेन्यू कर्व ऊपर है, कॉस्ट कर्व नीचे है, तो बताओ ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये जो एरिया मैंने शेड किया, ये शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया क्या शो कर रहा है, ये शेडेड एरिया, नालायको समझना, ये शेडेड एरिया जो है तुम्हें ऐसे ही दिखेगा ना, तुम्हें दिखेगा ऐसे। अब दिख गया तुम्हें, ये जो मैंने लाल लाल वाला पूरा का पूरा एरिया शेड किया। हाँ भाई, तो जो हमारा रेड वाला एरिया है, शेडेड एरिया, आप जरा बताइए ये एरिया क्या शो कर रहा है। तो ये एरिया शो कर रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऊपर है, ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होता है और मार्जिनल कॉस्ट कम होती है तो ये शो करता है किसको, ये शो करता है किसको, प्रॉफिट को। एमआर ज्यादा एमसी कम। इट मींस अपने को स्टार्टिंग में लॉस हुआ, लेकिन जब हमने वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाया बढ़ाया तो यहां पर अपना जो है लॉस खत्म हो गया, एमआर एमसी का बराबर आ गया। फिर मैं और प्रोडक्शन करूंगा, और जब मैंने और प्रोडक्शन करना शुरू करा, जब हमने और प्रोडक्शन करना शुरू करा, हम यहां तक पहुंच गए, ये हमने प्रॉफिट कमाया। अब देखो इस लेवल पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे दोबारा एमआर एमसी आपस में टकरा गए।
इस लेवल पे यू कैन सी दैट दोबारा एम आर एमसी आपस में टकरा गए। यहाँ पे अगेन एम आर बराबर एमसी हो गया। इट मीन्स अब जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे वो प्रॉफिट कमाना बंद कर दिया। और उसके बाद जब हम फिर से आगे बढ़े तो अब ये जो मैंने एरिया शेड किया, उसके बाद हम जब फिर आगे बढ़े और ये जो मैंने एरिया शेड करा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका एमसी ज्यादा है, एमआर कम है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि हम वापस से जो है लॉस पे आ चुके हैं, हम वापस से जो है लॉस कमा रहे हैं। तो बताओ एक नॉर्मल प्रोड्यूसर कहां तक प्रोडक्शन करना चाहेगा? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में हमको लॉस होगा, ये तो है नहीं। स्टार्टिंग में बिजनेस बंद कर देंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पे तो प्रोडक्शन बंद करना बनता नहीं है, भाई लॉस हुआ है, अब तो हमने प्रॉफिट कमाना शुरू किया है। भाई बंदा प्रॉफिट कमाने बैठा, प्रॉफिट कमाएगा ना, इट मींस प्रोडक्शन को और आगे लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने को स्टार्टिंग में यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है, अपन लोगों ने इतना प्रोडक्शन किया और लॉस में बंद कर दिया। अरे लॉस में प्रोडक्शन बंद क्यों करोगे भाई? आप प्रॉफिट कमाने का वेट करोगे और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ बढ़ के आप यहां तक प्रॉफिट कमाओगे। बट जब आप इसके बाद दोबारा आगे बढ़ोगे, आप वापस से लॉस पे आ जाओगे, फिर आप और आगे नहीं बढ़ना चाहोगे भाई, कि अपना मेन पर्पस था प्रॉफिट कमाना। अपने अपन लोगों ने जो रेड वाला एरिया है, इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया और अब इसके आगे, अब इस पॉइंट के आगे, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया इक्विलिब्रियम। और अब मैं इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। मैं इस पॉइंट के आगे क्या बढ़ना चाहूंगा? जी नहीं, मैं इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, बिकॉज मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो मेरे को लॉस होगा। बात समझ में आई? तो अपन लोग प्रोडक्शन केवल यहां तक करेंगे। तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम, कि यहां तक प्रोडक्शन किया जाएगा। समझ में आ गया? यहां तक अपन लोग जो है प्रोडक्शन करेंगे। तो बताओ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर अपने को इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो डायग्राम देख के बताओ यहां पे क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम में पहुंचने की। तो इक्विलिब्रियम में पहुंचने की जो पहली कंडीशन मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम बोला बिकॉज मैं इसके आगे प्रोडक्शन नहीं करूंगा और इससे पहले मैं रुकूंगा नहीं। ऐसे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर रुक जाऊंगा? नहीं। जब आगे और प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहां पे क्यों रुकूंगा? नहीं। क्या मैं यहां पे रुक जाऊंगा? नहीं। क्या मैं यहां पे रुकूंगा? नहीं। भाई प्रॉफिट आगे, जब मुझे पता है अगली वस्तु बनाने से प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों रुकूंगा? क्या मैं यहां पे रुकूंगा? नहीं। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, आगे गया 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 गया। मैं यहां पे रुक गया, क्यों? बिकॉज अब मैं इसके आगे जाऊंगा तो मेरे को लॉस होगा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए मेरे को इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या मिल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे अपने को प्राप्त हो रहा है इक्विलिब्रियम। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखूंगा? तो इस वाले पॉइंट पे यू कैन सी दैट एम आर बराबर एमसी है। इस वाले पॉइंट पे क्या है जी? एम आर बराबर एमसी। तो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त होती है कि एम आर का एमसी के बराबर होना चाहिए। पहली शर्त क्या होती है? एम आर का एमसी के बराबर होना चाहिए। लेकिन एक बच्चा बोला भैया, ओ भैया, एम आर बराबर एमसी तो यहां पर भी है, एम आर बराबर एमसी तो यहां पर भी है, तो इक्विलिब्रियम आपने वो वाला क्यों बोला? अगर आप केवल ये बोल दोगे कि इक्विलिब्रियम पे एम आर बराबर एमसी होता है तो हम तो समझेंगे आप इस वाले की बात कर रहे हो। हम उस वाले को कैसे पहचानेंगे? बिकॉज एम आर बराबर एमसी दो जगह है, यहां पर ही बराबर है बट ये इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? बिकॉज इसके बाद तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रोडक्शन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं यहां पे रुकूंगा, तो ये इक्विलिब्रियम है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो ये वाला अगर आपका इक्विलिब्रियम नहीं है, ये वाला इक्विलिब्रियम है, तो कोई ऐसी पहचान बताओ कि मैं समझ जाऊं मैं केवल इस वाले की बात कर रहा हूं। तो एक पहचान और है, वो क्या है? देखो, जब यहां पे एम आर बराबर एमसी है तो एमसी कर्व एम आर को ऊपर से काट रहा है। देखो, एमसी कर्व एम आर को ऊपर से काट रहा है, जबकि यहां पे जब एम आर बराबर एमसी है तो एमसी कर्व एम आर को नीचे से काट रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे ऊपर से काटा और यहां पे नीचे से काटा, और इक्विलिब्रियम में हमें सेकेंड कंडीशन मिल गई कि इक्विलिब्रियम वही वाला पॉइंट होगा जहां पे एमसी कर्व एमआर को नीचे से काटे। तो सेकंड कंडीशन क्या है? कि सेकंड कंडीशन है एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी एमआर को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। तो देखो, क्या कोई यहां पे ऊपर से काटा? अगर ऊपर से काटता है तो वो वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है, और नीचे से काटता है तो वो वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो,
आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, ध्यान से देखो, यहां पे एमसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट मींस एमसी घट रहा है। अगर कोई कर्व नीचे आ रहा है इट मींस उसकी वैल्यू घट रही है, और देखो यहाँ पे एमसी अपवर्ड स्लोपिंग है, इट मींस एमसी बढ़ रहा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एम आर बराबर एमसी होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन एमसी शुड राइज, एमसी जो है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया? इन दोनों का मतलब एक ही है, एमसी एम आर को नीचे से काटे तब भी वही बात है, या फिर एमसी आपका बढ़ता हुआ होना चाहिए तब भी वही बात है। जहां पर ये दोनों शर्तें पूरी होगी, दोनों कंपलसरी कंडीशंस है, कोई एक नहीं दोनों, जिस पॉइंट पर ये दोनों शर्तें पूरी होगी उसी पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। आप इसको भी ई बोल सकते हो, आप इसको भी ई बोल सकते हो, लेकिन ये इक्विलिब्रियम नहीं है, तो मैंने इसको ई डैश बोल दिया। क्या बोल दिया इसको मैंने? ई डैश बोल दिया। क्वांटिटी को आपको जो बोलना है वो बोल दो, आप चाहो तो उस वाले को Q1 बोल दो, और चाहो तो इस वाली मात्रा को आप Q2 बोल दो। तो थोड़ा चैप्टर टेक्निकल है, अगर आपको कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों चैप्टर अच्छे से आते हैं तो आपको ये सारी बात समझ में आएगी, अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डायग्राम ऐसा बनता है, कंडीशन ये है, एक्सप्लेन क्या करना है, लिखना क्या है वो भी सब आपको बता दूंगा, पहले टॉपिक समझ लो। चलिए अब बात करते किसकी? इम्परफेक्ट कंपटीशन की। कंडीशन सेम रहेगी, चाहे मार्केट कोई सी भी हो, कंडीशन सेम रहेगी। कंडीशन क्या है जी? ये कंडीशन वही तो है कि पहला एम आर बराबर एमसी होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर 2 क्या बताओ, भूल गए? कि एमसी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, कि जो एमसी है वो एम आर को नीचे से काटती हुई होनी चाहिए, या फिर आप चाहो तो ऐसे बोल दो एमसी शुड राइज, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एमसी आपका बढ़ता हुआ होना चाहिए, मतलब एक ही है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि ये हमने क्या बनाया जी? ये हमने बनाया एमआर कर्व। एमआर कर्व आपको पता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, जबकि जो अपना एमसी कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, आपको पता है वो तो कैसा बनेगा? वो तो आपका यू शेप ही बनेगा। अब देखो यहां पे एमआर ने एमसी को काटा, यहां पे एमआर ने एमसी को काटा, ठीक है? तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे देखो, यहां पे एम आर बराबर एमसी हो गया, और आप अगर देख पाओगे, देखो यहां पे ये फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, और अगर आप देख पाओगे तो देखो यहां पे एमसी कर्व ऊपर भी जा रहा है, इट मींस सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है, एमसी आपका बढ़ रहा है। ये देख लो, एमसी एमआर को जो काट रहा है वो नीचे से काट, तो देखो एमसी ने एमआर को नीचे से काटा। कैसे काटा जी? नीचे से काटा। तो यहां पे आपका एमसी बढ़ता हुआ है, ठीक है, या फिर एमसी ने एमआर को, तो यहां पे सेकंड कंडीशन भी पूरी हुई, आपका एमसी बढ़ता हुआ है। और इस पॉइंट पर अगर दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इस पॉइंट पर अगर दोनों शर्तें पूरी हो रही है, तो यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है? यही क्या है जी आपका? यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी को आप क्या बोलेंगे? इसी पॉइंट को आप बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो आप देख पा रहे हो परफेक्ट कंपटीशन में कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, यहां पे तो केवल एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है और वही इक्विलिब्रियम है, ठीक है? इस वाले केस में परफेक्ट कंपटीशन में आपको देखना पड़ रहा था, बिकॉज यहाँ पे दो दो इक्विलिब्रियम निकल के आ रहे थे, तो आपने पहचाना कि ये वाला असली है और ये वाला नकली है, ठीक है? जबकि इस वाले में तो केवल एक ही बन के आया है। आप इसी को ही क्या बोलेंगे? आप इसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो देखो डायग्राम कैसे बनेंगे, डायग्राम मैंने आपको सिखा दिए, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, डायग्राम मैंने आपको सिखा दिए। अब पेपर में एक्सप्लेन कैसे करना है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में बताइए, उसकी कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला स्टेप आप लिख के आएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। सबसे पहला स्टेप आप क्या लिख कर आएंगे? कि सबसे पहले आप लिख कर आएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। जब आप लिख लेंगे मीनिंग, तो मीनिंग के बाद सेकंड स्टेप, मीनिंग के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है? अखैर आपके नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने।
सेकंड स्टेप है आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लिख के आएंगे, शर्त लिख के आएंगे। ये वही दोनों शर्त है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई। एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए और एम सी जो है एम आर को नीचे से काटना चाहिए, या फिर क्या बोलूंगा, एम सी बढ़ता हुआ होना चाहिए। फिर आप डायग्राम बनाएंगे, परफेक्ट कंपटीशन का भी बनाएंगे, ये वाला जो सिखाया मैंने आपको, और देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन का भी डायग्राम बनाएंगे, ये वाला। ये दोनों डायग्राम कैसे बने मैंने आपको सिखा दिए, और आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं। लिख देना परफेक्ट कंपटीशन है और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, और डायग्राम बनाने के बाद आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करना आपका जो है थर्ड स्टेप है। आइए मैं एक बार आपको उसको पढ़ के एक्सप्लेन भी करवा देता हूं। एक्सप्लेन करना आपका थर्ड स्टेप है। डायग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा जानबूझ के बना दिया ताकि मैं आपको साथ साथ चीजें जो है मैच करवा सकूं, ठीक है। 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे, देखो कैसे करा है कि डायग्राम में जो आउटपुट है, आउटपुट को हमने कहां शो कराया जी, एक्स एक्सिस पे, जबकि जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एम आर और एम सी है, देखो एम आर और एम सी, उसको हमने कहां शो कराया जी, वाई एक्सिस पे। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एम आर कर्व, वो कैसी है जी, आपकी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो एम आर कर्व है कैसा है वो आपका, वो देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट राइट कैसा है आपका, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो मैंने पहले एम आर के बताया बारे में, एम आर के बारे में एक्सप्लेन किया कि परफेक्ट में एम आर स्ट्रेट लाइन है और इम्परफेक्ट में एम आर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जबकि वाइल माने जबकि जो एमसी कर्व है वो यू शेप है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दोनों ही मार्केट में। इस मार्केट में भी एमसी आपका यू शेप है और इस मार्केट के अंदर भी एमसी क्या है जी, हमारा यू शेप है। सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब बोलता है इक्विलिब्रियम की बोथ द कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की दोनों शर्तें, दोनों शर्तें कौन सी, पहली शर्त ये, दूसरी शर्त ये। इक्विलिब्रियम की जो दोनों की दोनों शर्तें हैं वो कहां सेटिस्फाइड होती है, वो पॉइंट ई पर सेटिस्फाइड होती है। ई कौन सा, तो देखो ये वाला पॉइंट है ई और ये वाला पॉइंट है ई डैश, और इसमें तो केवल एक ही पॉइंट है ई, यहां पर कोई ई डैश नहीं है। तो बोलता है इक्विलिब्रियम की दोनों शर्तें पॉइंट ई पर ही सेटिस्फाई होती है, जैसे कि पहली शर्त एम आर और एम सी एक दूसरे के बराबर भी है, देखो इस वाले पॉइंट पे एम आर और एम सी बराबर है, हाँ जी, इस वाले पॉइंट पर भी एम आर और एम सी बराबर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एमसी कर्व जो काट रहा है एमआर को वो नीचे से काट रहा है, इट मींस एमसी इज राइजिंग एट ई। ई पॉइंट पर चेक करो, एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए, देखो इस ई पॉइंट पर एमसी देखो बढ़ रहा है, और देखो इस ई पॉइंट पर भी एमसी आपका बढ़ रहा है, तो ई पॉइंट पर एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, ऑल्दो माने हालांकि। अब हालांकि एमसी बराबर जो एमआर है वो तो देखो ई डैश लिखा है, ई डैश पर भी है, इट मींस इस पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं ना, ये एमसी है ये एमआर है, अगर आपस में काट रहे हैं इट मींस इक्वल है। तो एमसी बराबर एमआर ई डैश पर भी है, लेकिन इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर केवल पहली कंडीशन पूरी हो रही है, यहां पर दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। दूसरी शर्त क्या थी, एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो यहां पे एमसी घट रहा है, जबकि इसकी बात करें तो यहां पे पहली शर्त भी पूरी हो रही है और यहां पे दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम बोला है। यहां पर भी आपकी पहली शर्त पूरी हो रही है और यहां पर भी आपकी दूसरी शर्त पूरी हो रही है, ठीक है जी। बोलता है यहां पे केवल पहली शर्त पूरी हो रही है, किस पे, इस ई डैश पे, दूसरी पूरी नहीं हो रही, इसीलिए इक्विलिब्रियम नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी इतनी बात समझ में आ गई। बट अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, अभी आपने 3 स्टेप पूरे किए हैं, ठीक है। बताओ पहला स्टेप क्या था, बताओ पहला स्टेप क्या था, तो पहला स्टेप था आपका स्टेप नंबर 1 था, लिखेंगे मीनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था, शर्त लिखेंगे और दोनों के दोनों डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 क्या था, शर्त और डायग्राम के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपने केवल इन एक्सप्लेन किया, लेकिन एक आखिरी स्टेप और रह गया, स्टेप नंबर 4, जो आपने कंडीशंस लिखी,
अब थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने एक ही बनाया, दूसरा डायग्राम भी मैं बना सकता था, बट समझाने के लिए केवल एक डायग्राम ही काफी है जो अब मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसको भी जरा समझेंगे जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, उसके बाद आपका 6 नंबर के लिए खत्म हो जाएगा। फिर इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, टेबल की सहायता से। थोड़ा पानी पी लूंगा इस। हाँ जी, देखिए अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या जरूरी है कि हम ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे हो? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है एमसी कम है और एमआर ज्यादा है। अगर आपका एमआर ज्यादा हो एमसी कम हो, मतलब ये कहीं ना कहीं इन बीच के पॉइंट की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पॉइंट की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे एमआर ज्यादा है और देखो यहाँ पे एमसी कम है, तो कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट की मान लो बात कर रहा है कि इस वाले पॉइंट पर मैं फंसा हूं। मान लो मैं इस समय यहाँ पे हूं कि मेरा पास एमआर ज्यादा एमसी कम है, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा या प्रोडक्शन घटाऊंगा? मान लो आप इस समय यहां पे हो, मान लो आप इस समय कहां पे हो जी? वेट अ मिनट। हाँ भाई, मान लो आप इस समय यहां पे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप इतना प्रॉफिट कमा चुके हो। अब बताओ, अब आप और आगे जाओगे या पीछे आओगे? तो कॉमन सेंस वाली बात है, मेरे को दिख रहा है कि मैं और आगे जाऊंगा, मेरे को और प्रॉफिट होगा, तो मैं यहां पे अगर हूं, अगर एमआर ज्यादा है और एमसी कम है, मैं कहीं यहां बीच में फंस गया, तो मैं अपना प्रोडक्शन कम नहीं करूंगा, मेरे को दिख रहा है आगे और प्रॉफिट होगा, तो मैं और प्रॉफिट कमाने के लिए और आगे जाऊंगा, है कि नहीं है? मैं और प्रॉफिट मैं और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करूंगा जी? मैं और प्रॉफिट कमाने के लिए और आगे जाऊंगा। इट मींस मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, लेकिन कब तक बढ़ाऊंगा? केवल यहां तक। क्या मैं इसके भी आगे जाऊंगा? नहीं, मैं इसके आगे नहीं, बिकॉज मैं इसके आगे गया तो यहां तो मेरे को क्या हो जाएगा? यहां तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो मैं तब तक ही आगे जाऊंगा जब तक कि एम आर बराबर एम सी नहीं हो जाता। समझ में आ गया? तो अगर आप यहां पर फंसे हो जहां पे एम आर ज्यादा एम सी कम है, तो इस केस में प्रोड्यूसर क्या करेगा? इस केस में प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन करेगा, बिकॉज उसको भी और प्रॉफिट कमाना है, लेकिन तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक कि एम आर बराबर एमसी ना हो जाए, बिकॉज अगर वो इसके भी आगे गया तो प्रोड्यूसर को लॉस फेस करना पड़ेगा। तो वही बोलता है कि जब एम आर ज्यादा एमसी कम है तो प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल है टू प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, कि वो और ज्यादा बनाएगा और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो उससे इसका प्रॉफिट ही बढ़ेगा। तो ये उसके लिए क्या है जी? प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब वो यहां पे होगा तो क्या लिखा है? प्रोड्यूसिंग मोर, वो और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। ही स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर, लेकिन बताओ अपना प्रोडक्शन कब रोक देगा? तो प्रोडक्शन तब रोक देगा जब MC बिकम्स इक्वल टू MR, जब MC MR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके नोट्स में ये लैंग्वेज नहीं लिखी, आप ये लैंग्वेज लिख लो। ये लैंग्वेज थोड़ी इजी है और थोड़ी समझने में ज्यादा आसान है। ठीक है, तो बताओ अगर MC कम हो MR ज्यादा हो, तो इस केस में प्रोड्यूसर क्या करेगा? और प्रोडक्शन करेगा, तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक MR MC के बराबर ना आ जाए। लेकिन मान लीजिए अगर प्रोड्यूसर यहां फंस गया जहां पे MC ज्यादा है MR कम है, जहां पर MC ज्यादा है MR कम है। अब इसमें भी दो बातें निकल के आती है, अगर आप थोड़े से होशियार हो तो उसमें भी दो बात निकल के आती है। देखो इस वाले एरिया में भी तो इस वाले एरिया में भी तो MC ज्यादा है और MR कम है। देखो MC कर्व ऊपर MR कर्व नीचे, और अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाले एरिया में भी देखो MC कर्व ऊपर MR कर्व नीचे। तो अगर प्रोड्यूसर इस केस में फंस गया जहां पे MC ज्यादा है MR कम है, तो यहां पर दो केस बन सकते हैं कि मान लो हमारा प्रोड्यूसर यहां पे फंसा हुआ है, तो खुद दिमाग लगाओ, अगर वो यहां पे फंसा हुआ है तो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा कम करेगा? भाई ज्यादा करेगा। अगर वो यहां फंसा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, ठीक है, और ज्यादा करेगा ताकि वो प्रॉफिट में आ जाए। और कब तक करेगा? जब तक कि MR बराबर MC ना हो जाए। तो अगर हमारा प्रोड्यूसर कहीं यहां पे फंसा हुआ है तो वो यहां तक, देखो अल्टीमेटली मैं आपको एक बात समझा दूं, अल्टीमेटली सबको यहां तक आना है। कोई कहीं पर भी फंसा हो सबको यहां पर आना है। क्यों?
बिकॉज यही तो क्या है, यही तो क्या है, यही तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो अगर हमारा प्रोड्यूसर यहां पे फंसा है तो यहां तक प्रोडक्शन करेगा, बट बाई चांस मान लो हमारा प्रोड्यूसर कहीं यहां पर फंसा है जहां पे एम सी ज्यादा एम आर कम, देखो ना यहाँ पे एम सी ज्यादा एम आर कम, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो प्रोडक्शन घटाएगा, वापस लाएगा कब तक, जब तक कि यहां पर ना पहुंच जाए एम आर बराबर एम सी ना हो जाए। यही वाली बात लिखी है कि इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू प्रोड्यूस मोर और लेस। अब देखो यहां पे मोर प्रोडक्शन हम ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर यहां पे फंसा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और लेस हम प्रोडक्शन कम भी कर सकते हैं। अगर एमसी ज्यादा एमआर कम, वो इस वाले केस में कह रहा है कि यहां पे एमसी ज्यादा एमआर कम है तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है हम इस वाले केस में फंसे हुए हैं, एमसी ज्यादा एमआर कम इस जगह पे है, या फिर एमसी ज्यादा एमआर कम हम इस जगह पे है। बोलता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोला है इफ एमसी इज मोर देन एमआर बिफोर Q1, Q1 से पहले, Q1 से पहले मतलब हम पहले इस केस की बात कर रहे हैं कि अगर Q1 से पहले MC ज्यादा है MR कम है, अगर Q1 से पहले MC ज्यादा है MR कम है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बिकॉज अपने को यहां पर पहुंचना है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देन इट इज प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस मोर लिखा है ना, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन मान लो Q2 के बाद, अगर Q2 के बाद MC ज्यादा है MR कम है, ये रहा Q2, अगर Q2 के बाद इसके बाद MC ज्यादा है MR कम है, तो आप यहां फंसे हुए हो, तो यहां फंसे हो तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे नहीं, वो और लॉस होगा, आप प्रोडक्शन घटाओगे, आप प्रोडक्शन घटाओगे ताकि आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच सको। तो बोलता है देन इट इज प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस लेस, तो यहां पे प्रोडक्शन कम करना प्रॉफिटेबल होगा, और वो एंड कब तक कम करेगा, तब तक कम करेगा जब तक कि एमसी और एमआर बराबर ना आ जाए। समझ में आ गया? तो ये शायद लैंग्वेज आपके नोट्स में नहीं लिखी, ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में लिख लीजिए, अच्छे से मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब एमसी कम हो एमआर ज्यादा हो, इट मीन अगर आप बीच में फंसे हो तो क्या करेंगे, आप यहां फंसे हो तो क्या करना है, और यहां फंसे हो तो करना क्या है, अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो ये कि आपको यहां तक आना है। आप अगर यहां फंसे हो तो भी यहां तक आना है, यहां फंसे हो तो भी यहां तक आना है, यहां फंसे हो तो भी आपको यही तक आना है। इतनी बात समझ में आ गई? डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, काफी टाइम लग गया, बट होपफुली टॉपिक आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को, अब इस चीज को, किस चीज को, इसी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को अब अपन लोग बच्चों समझेंगे विद दी हेल्प ऑफ टेबल। अब इस चीज को हम लोग जो बच्चों टेबल की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम टेबल से बात करते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछ सकता है, बोल सकता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताइए विद दी हेल्प ऑफ स्केड्यूल, स्केड्यूल की हेल्प से, तालिका की हेल्प से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को बताइए। ठीक है, तो यहां भी देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, परफेक्ट की बात करेंगे, और देखो यहां पे टेबल से बात करें ना, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके सिलेबस के अंदर अधिकतर जो बातें की गई है वो केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन के एंगल से ही की गई है। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कुछ ज्यादा बोला भी नहीं गया। तो यहाँ पे हम जो टेबल से पढ़ने जा रहे हैं, हम टेबल से केवल और केवल इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही पढ़ाऊंगा मैं, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, टेबल से केवल और केवल मैं परफेक्ट कंपटीशन का ही पढ़ाऊंगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन का नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए एक अलग से बनाओ टेबल, वो सब नहीं करना। ठीक है, टेबल वाला क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में कम आता है, और अगर टेबल से पूछे तो केवल परफेक्ट कंपटीशन वाली टेबल बना के आ जाओगे, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, इम्परफेक्ट वाली समझाने की या बनाने की नीड नहीं है। आप जब डायग्राम से एक्सप्लेन करो तो डायग्राम से दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज डायग्राम बनाने में कोई इतना टाइम लगने वाला नहीं है, बट जब बात टेबल की हो तो आप सोच सकते हो दो अलग अलग टेबल बनाना, ऐसी अलग अलग दो बार लाइनें खींचना, तो वो थोड़ा दिमाग खराब करने वाली बात बन जाती है। तो टेबल जब हम पढ़ेंगे तो केवल मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की टेबल सिखाऊंगा, इम्परफेक्ट के बारे में आपको जानने की, पढ़ने की या समझने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, चलिए
तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टेबल को। देखो टेबल कैसे बनानी है, आपको टेबल को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने टीआरटीसी भी लिया है। टीआरटीसी क्यों लिया है? बिकॉज टीआर की हेल्प से निकलता है एमआर और टीसी की हेल्प से निकलेगा एमसी। और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। पेपर में ऐसे भी कह देता है कि प्रॉफिट निकाल के बताइए, प्रॉफिट निकाल के दिखाइए, ठीक है। चलिए तो आइए समझते हैं बात को। 1 मिनट। हाँ जी, देखो सबसे पहले बच्चों बात करते किसकी? सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे टीआर की। तो टीआर मान लो मैंने क्या रखा जी, टीआर रखा मान लो मैंने स्टार्टिंग में 10, रेवेन्यू स्टार्टिंग में चलो 8 रखते हैं, शायद आपके नोट्स के अंदर भी 8 होगा। 8 रखा, उसके बाद रेवेन्यू रखा मैंने 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो टीआर में मैंने पढ़ दिया 8 का पहाड़ा। अब बात करते टीसी की। तो टीसी रखा मान लो मैंने पहले 10, फिर मैंने गैप लिया 8 का 18, फिर मैंने गैप लिया 5 का 23, फिर वापस से मान लो मैंने जो है गैप लिया 8 का 31, और वापस से फिर मैंने गैप लिया 10 का 41, ठीक है। ये टीसी हो गया। तो टीआर और टीसी का देखो टेबल जो लिखी है मैंने, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि टीआर में आप पढ़ दोगे 8 का पहाड़ा, और टीसी में पहले 10 का गैप, 8 का गैप, 5 का गैप, फिर 8, फिर 10। देखो ना, पहले ऊपर 0 होगा तो 10 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप। अब निकालते हैं एमआर। अब एमआर निकालना आता है? जी हाँ, निकालना आता है। पहले लेवल का टीआर 8, तो एमआर भी 8 रहेगा। फर्स्ट लेवल पे टीआर एमआर सेम होंगे। अब नीचे से ऊपर वाला माइनस कर दो। 16 में से 8 गए 8, 24 में से 16 गए 8, 32 में से 24 गए 8, और 40 में से 32 गए 8, ठीक है। ये तो आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया एमआर। अब बात करें एमसी की। तो फर्स्ट लेवल पे टीसी 10, तो एमसी भी 10। अब देखो 18 में से 10 गए 8, 23 में से 18 गए 5, 31 में से 23 गए 8, और 41 में से 31 गए आपका 10। तो यहां पे आपका एमआर भी आ गया, एमसी भी आ गया। अब प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, लेकिन आप पहले बताइए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आप कहां पर देख पा रहे हो? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दोनों शर्तें पूरी करनी है। शर्त नंबर 1, एमआर बराबर एमसी होना चाहिए, और शर्त नंबर 2 क्या थी? एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काटना चाहिए। जबकि यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे तो हम कोई कर्व नहीं बना रहे, यहां पे तो केवल टेबल है। तो यहां पे कर्व नहीं बोलूंगा, यहां पे मैं सिंपल सिंपल जो उसमें और में लिखा था मैंने क्या, कि एमसी शुड राइज, एमसी बढ़ना चाहिए, या प्रॉपर लिख लो एमसी शुड राइज आफ्टर इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए। जहां पे एमसी बढ़ता हुआ होगा वही वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एम आर बराबर एमसी है, हाँ जी, तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। यहाँ पे देखो मेरी पहली कंडीशन, पहली शर्त तो मेरी पूरी हो रही है, बट दूसरी शर्त चेक करनी है। अब क्या इक्विलिब्रियम के बाद एमसी बढ़ रहा है? तो देखो 8 से घट के 5 हो रहा है। इक्विलिब्रियम के बाद वाला चेक करो, बाद वाला, तो 8 से घट के 5 हो रहा है। यहां पे मेरा एमसी नहीं बढ़ रहा, इट मींस यहां पे मेरी दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। वो 8 से घट रहा है, 5 हो रहा है। देखो एम आर बराबर एमसी तो है, शर्त नंबर 1 तो मेरी पूरी हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद 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 एमसी बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे घोंचू, 8 से घट के 5 हो गया, घट गया, बढ़ा नहीं, दूसरी शर्त नहीं पूरी हो रही। और कहीं चेक करो तो देखो यहां पर भी एम आर बराबर एमसी है, तो यहां पे आपकी पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी चेक करो, इक्विलिब्रियम के बाद क्या एमसी बढ़ा? तो इक्विलिब्रियम के बाद 8 से 10, हाँ जी, एमसी बढ़ा, इट मींस यहां पे सेकंड शर्त भी पूरी हो गई, 8 से 10 एमसी बढ़ रहा है। तो चौथा लेवल जहां पे दोनों बराबर है, जहां पे दोनों बराबर है, इसी लेवल को बच्चों क्या बोलूंगा? इसी लेवल को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा जी? इसी को इक्विलिब्रियम लेवल बोला जाएगा। तो ये वाला हमारा जिसको मैंने शेड किया येलो कलर से, तो ये क्या हो गया? ये वाला हमारा हो गया इक्विलिब्रियम लेवल। बताओ आपको इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए,
ठीक है जी। तो हमने समझ लिया हमारा इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे हो गया। आपको ऐसे 1 to 1 तो ये समझाने के लिए कहा बस मैंने कि यहाँ पे फर्स्ट पूरी हुई, सेकंड पूरी नहीं हुई, इसलिए ऊपर वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन भी पूरी हुई और यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी पूरी हुई, इसीलिए मैंने क्या बोला, इसीलिए इसको मैंने इक्विलिब्रियम बोला। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट तो आपने समझ में आ गया कि टेबल में इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा प्रोड्यूसर जो है, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर ही हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। अब जब निकालना है प्रॉफिट, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रॉफिट निकालने का बकायदा फॉर्मूला होता है और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टीआर माइनस टीसी। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तभी निकलेगा प्रॉफिट। एमआर एमसी मत कर देना, एमआर और एमसी को माइनस करके प्रॉफिट नहीं निकलता। प्रॉफिट का जो एक्चुअल देखो, एमआर और एमसी की हेल्प से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चलता है पता, बट प्रॉफिट की एक्चुअल कैलकुलेशन होती है टीआर और टीसी को माइनस करके। तो 8 में से 10 गए, यहां पे आ गया -2, ये प्रॉफिट नहीं ये लॉस है। 16 में से 18 गए, यहां पे आ गया -2, ये भी लॉस है। 24 में से 23 गए, यहां पे आ गया +1, 1 रुपए का प्रॉफिट है। 32 में से 31 गए, यहां पे आ गया +1, 1 रुपए का प्रॉफिट है। और 40 में से 41 गए, यहां पे आ गया -1, तो 1 रुपए का लॉस है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आप अगर देख पाएंगे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी? जी प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टीआर माइनस टीसी। ठीक है, तो हमने टेबल्स के तो समझा दिया, बट पेपर में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले लिख के आएंगे मीनिंग, यहाँ पे लिखा नहीं है मीनिंग, बट सबसे पहले आप क्या लिख के आएंगे? सबसे पहले आप लिख कर आएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। उसके बाद लिखेंगे दोनों कंडीशंस। दोनों कंडीशंस लिखने के बाद पहला स्टेप मीनिंग है, पहला स्टेप मीनिंग है, सेकंड स्टेप दोनों कंडीशन है, थर्ड स्टेप है आपकी टेबल, क्या बनाएंगे आप? टेबल। और चौथा स्टेप क्या है जी? टेबल का एक्सप्लेनेशन। आइए एक बार उसको जल्दी से एक्सप्लेन भी करके मैं बता देता हूं। तो यहां पे बोला है कि टेबल में चौथे यूनिट ऑफ आउटपुट पर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में। क्यों? बिकॉज चौथे लेवल पर ही हमारी बोनो बोनो बोल रहा हूं नालायक, दोनों चौथे लेवल पर ही हमारी बोथ दोनों कंडीशन जो है पूरी हो रही है। कंडीशन नंबर 1 चेक करो, एमसी बराबर एमआर इज इक्वल टू 8 रुपए, है कि नहीं है? तो चौथे पे देखो एमसी बराबर एमआर इज इक्वल टू 8 भी है। और शर्त नंबर 2 कि उसके अगले लेवल पे हम चेक करते हैं ना कि एमसी जो है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो चेक करो कि नेक्स्ट लेवल पे 4 के बाद क्या आता है? 5। 4 के बाद क्या आता है? 5। कि 5वें लेवल पे जो एमसी है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? एमआर से। और हमने देखा कि आप ऐसे बोल लो एमसी ज्यादा होना चाहिए एमआर से, या फिर आप ऐसे बोल लो एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए। देखो दो बातें हैं, या तो आप एमसी एमसी कंपेयर कर लो कि एमसी पहले से ज्यादा होना चाहिए, या आप ऐसे बोल दो कि इक्विलिब्रियम के बाद एमसी होना चाहिए ज्यादा एमआर कम। देखो जब यहां पे इक्विलिब्रियम था, जब यहां पे इक्विलिब्रियम था तो इक्विलिब्रियम का देखो एमआर ज्यादा है एमसी कम है, तो हम इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। इक्विलिब्रियम के बाद आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि एमसी ज्यादा होना चाहिए एमआर कम होना चाहिए। तो देखो यहां पे इक्विलिब्रियम है, कंडीशन 1 पूरी, और देखो सेकंड एमसी 10 ज्यादा है और एमआर कम है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और जो दूसरा मैंने बोला था कि एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए, देखो 8 के बाद 10, 8 के बाद 10, अगला बढ़ रहा है, आप वो भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? अब आगे बोलता है ऑल्दो, हालांकि जो पहली कंडीशन है एमआर बराबर एमसी, वो सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पर भी तो पूरी हो रही है। देखो एमआर बराबर एमसी यहां पर भी तो पूरा हो रहा है, बट प्रोड्यूसर जो है यहां पे इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। अगर मैं इसके अगले लेवल पे देखूं तो उसके अगले लेवल पे मतलब 2 के बाद क्या आता है? 3। अगर आप देखोगे इसके नेक्स्ट लेवल पे, थर्ड लेवल पे, आप देख सकते हो उल्टा हो रहा है, एमसी कम है एमआर ज्यादा है, जबकि होना क्या चाहिए? एमसी ज्यादा होना चाहिए और एमआर कम होना ये चाहिए। हो ये रहा है, देखो ना कि आपका एमसी 5 है और एमआर 8 है, एमआर ज्यादा एमसी कम। ठीक है, एमसी इज नॉट ग्रेटर देन एमआर, मतलब एमसी एमआर से ज्यादा नहीं है।
तो इसीलिए हमने सेकंड वाले को इक्विलिब्रियम नहीं बोला। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम केवल चौथे लेवल पर ही प्राप्त करेगा, जहां पे एम आर बराबर एमसी बराबर 8 है, 8 आएगा यहाँ पे, एम आर बराबर एमसी बराबर 8 है, और फर्म को 1 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। देखो, फर्म को 1 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो टेबल से आएगा, तो टेबल से आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लो जी, मैंने आपको टेबल से भी सिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक मीनिंग्स की बात कर लेते हैं, जो पेपर में एमसीक्यू में आपको परेशान करेगी या 1-2 नंबर के लिए आपको परेशान किया जाएगा। कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहले समझो बेटा, प्रोडक्शन के होते हैं 4 फैक्टर: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को उसके बदले मिलता है रेंट, और ये सभी टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है। देखो लिखा भी नीचे है ना, रेंट को उसके बदले मिलता है रेंट, लेबर को उसके बदले मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को उसके बदले मिलता है प्रॉफिट। ये बात आप सब जानते हैं। अब मान लो हमें 5 रुपए का रेंट मिला, 2 रुपए के वेजेस मिले, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 5 और 2, और मान लो 2 रुपए का अपने को प्रॉफिट मिला। पता है, जब इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, तो यहां पे निकल के आती है टोटल कॉस्ट, जो कि आ गई ₹10। तो 10 रुपए की मेरी टोटल कॉस्ट है। तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि टोटल कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी एक प्रॉफिट छुपा है। देखो 2 रुपए का, इस टोटल कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी एक प्रॉफिट छुपा हुआ है। कितने रुपए का? 2 रुपए का। वो प्रॉफिट जो ऑलरेडी टोटल कॉस्ट के अंदर छुपा हुआ होता है बेटा, इसी प्रॉफिट को तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो 10 रुपए की बच्चों वस्तु बनकर तैयार हुई। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? टोटल रेवेन्यू की। अब दुकानदार ने इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट और जोड़ा। 10 रुपए की वस्तु थी, चलो 3 का मान लेता हूं, तो ठीक है, 3 का प्रॉफिट और जोड़ा, और दुकानदार ने इसको मार्केट में 13 रुपीज में बेच दिया। देखो, 2 रुपए का प्रॉफिट दुकानदार ने पहले कमाया, तो 2 रुपए का प्रॉफिट दुकानदार ने पहले कमाया, उसको बोला नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसके बाद दुकानदार ने 3 रुपए प्रॉफिट के लिए और चार्ज किए, बेटा इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या इसी चीज को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने, अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे जो मैंने समझाना चाहा आपको वो समझ में आया कि टोटल कॉस्ट के अंदर भी ऑलरेडी एक प्रॉफिट छुपा होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर आपने उसके भी ऊपर कुछ और पैसा एक्स्ट्रा ऐड करके बेचा, तो हमने जो ऐड किया उसको बोलूंगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गया? चलिए बताओ, पहले प्रॉफिट, अगर नॉर्मल प्रॉफिट पूछे तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आप जानते ही हो, टीआर माइनस टीसी नॉर्मली प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज प्रॉफिट। जब टीआर में से टीसी को माइनस करते हैं उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो बच्चों मेरी एक बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी एक बात सुनना। कोई वस्तु 10 रुपए की बनी, सुनना, कोई बच्चों एक वस्तु थी, वो 10 रुपए की बनी, और मैं बोल रहा हूं मैंने उसको 10 रुपए का ही बेच दिया। तो जब वस्तु 10 की बनी और मैंने उसको 10 रुपए का ही बेच दिया, तो क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा कमाया? नहीं, मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाया। 10 रुपए की वस्तु बनी और उसको 10 में ही बेच दिया, मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाया। लेकिन जब वस्तु 10 रुपए की बनी, तो उस 10 रुपए की वस्तु में ऑलरेडी एक प्रॉफिट छुपा हुआ था। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जब वस्तु 10 की बनी और मैंने उसको 10 में ही बेचा, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं कमाया, लेकिन मैंने नॉर्मल प्रॉफिट जरूर कमाया है। क्यों कमाया है? बिकॉज कॉस्ट में ऑलरेडी एक प्रॉफिट शामिल होता ही होता है, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो जब आप 10 रुपए की वस्तु बनाओ और 10 में ही बेच दो, इट मींस जब टीआर बराबर टीसी हो, इट मींस आपने कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाया। तो जब आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाया, तो मैं बोलूंगा आपने केवल क्या कमाया? आपने केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाया। आप इसको टीआर बराबर टीसी भी बोल सकते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी स्थिति है जहां पे टीआर टीसी के बराबर होता है, और आप चाहो तो उसको एआर बराबर एसी भी बोल सकते हो।
क्यों? देखो, जब टी आर बराबर टीसी है और मान लो अगर मैं दोनों साइड डिवाइड किससे कर दूं, क्वांटिटी से, तो टी आर अपॉन में क्यू क्या बन जाएगा, ए आर बन जाएगा, और टीसी अपॉन में क्यू क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। तो आप इसको ए आर बराबर एसी भी बोल सकते हो। चलिए अब बताओ, एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो जब मैंने वस्तु 10 रुपए की बनाई और मैंने उस वस्तु को मार्केट में 13 में बेचा। बेटा बनाई कितने की, 10 रुपए की, बेचा कितने में मैंने, 13 रुपए में। तो यहां पे मैंने जो है 3 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, तो इट मींस यहां पे मैंने क्या कमाया, यहां पे मैंने कमाया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये वो स्थिति होती है जब टीआर होता है ज्यादा किससे, टीसी से। जब आपका टीआर क्या होता है, टीसी से ज्यादा, तो या फिर बोलूंगा एआर क्या होता है, एसी से ज्यादा, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन बताइए, अगर वस्तु 10 रुपए की बनी और आपने मार्केट में उसको मान लो 6 रुपए में बेच दिया, 10 की वस्तु बनी, 6 में आपने उसको बेच दिया, तो ये तो आपका पूरा पूरा लॉस हो गया। 10 की बनी, आपने अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं करी, आपने अपने कॉस्ट भी कवर नहीं करी, आपने उसको लॉस के अंदर बेच दिया। 10 की बनी, 6 में बेच दिया, तो बेटा उसको बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस। या फिर क्या बोलेंगे उसको, एबनॉर्मल लॉस। या फिर क्या बोलेंगे उसको, सब नॉर्मल प्रॉफिट है, प्रॉफिट, हाँ जी। नॉर्मल प्रॉफिट को सब सब माने कम, इट मींस नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम की हालात। जब 10 का बना के 10 में बेचा, तो मैंने क्या बोला उसको, नॉर्मल प्रॉफिट। बट जब 10 का बना के मैंने और कम में बेचा, तो आप इसको लॉस बोल सकते हैं। ध्यान से, नाम नाम ध्यान से, आप इसको सब 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 नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, प्रॉफिट 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 भी बोल सकते हैं। ये स्थिति कब पैदा होती है, जब टोटल कॉस्ट ज्यादा हो 10 रुपए और टोटल रेवेन्यू कम हो 6 रुपए, या फिर ए आर कम हो और एसी ज्यादा हो। तो बताओ, क्या आपको 4 टर्म्स क्लियर है? इनके ऊपर पेपर में एमसीक्यू वगैरह आए, होपफुली आप कर लेंगे। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दो बेसिक टर्म्स और जान लो, हालांकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, बट जान लो। देखो भाई, बेसिक सी बात है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फर्म को ना तो कोई प्रॉफिट होता ना तो कोई लॉस होता। मतलब जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाए, जब टी आर टीसी के बराबर हो जाए, इस चीज को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी तो कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी तो बोलते हैं। तो हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, कि जब जितने का बनाया टीसी उतने का ही बेच दिया टीआर, जब टीसी टीआर के बराबर हो। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, नहीं, नो प्रॉफिट। देखो, नो प्रॉफिट का मतलब नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट तो आप कमाओगे ही कमाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट तो आप कमाओगे ही कमाओगे, जितने का बनाया उतने में बेचा। तो वैसे केस में आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो होता ही होता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बट क्या कोई लॉस हुआ, तो नो लॉस। तो जब नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ करे, जितने का बनाया उतने में ही बेच दिया, टीआर बराबर टीसी के, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और एक आखिरी पॉइंट था जिसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। हालांकि ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट काफी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम में इनके आने के चांस बहुत कम है, बट फिर भी आपको बता देता हूं मैं। शटडाउन पॉइंट का मतलब होता है दुकान बंद करने का पॉइंट। मतलब कब आप जो है अपनी दुकान बंद करने वाले हो, कब ऐसे हालात आ गए कि आपको शटर डाउन करना पड़ रहा है, उसको शट शट मीन शटर डाउन पॉइंट कहते हैं। तो बोलता है शटडाउन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर एक फर्म को शट डाउन करना पड़ता है, अपने प्रोडक्शन को, अपनी दुकान को बंद करना पड़ता है। और ये तब होता है जब एसी एवीसी के बराबर हो जाए। अब भैया ये होता क्यों है एसी बराबर एवीसी, इस चीज को समझाने के लिए ना तो टाइम है और ना इतना इंपॉर्टेंट है। बस याद रख लो, इसमें 2 पॉइंट, शटडाउन पॉइंट में केवल 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शटडाउन पॉइंट तब होता है जब एसी, या फिर देखो प्राइस ही बोल सकते हैं, ठीक है, एसी बोल लो, ठीक है, जब एसी बराबर एवीसी हो, या फिर आप बोलो जब ए आर बराबर एवीसी, ये भी ठीक है, एसी बराबर एबीसी हो, ये भी ठीक है, ए आर बराबर एबीसी हो, ये भी ठीक है। ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो, बेटा यहां पे ना मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एसी नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ए आर ही आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया,
जब कौन परेशान हो गया है भाई जबरदस्ती। हाँ भाई, जब ए आर बराबर एवीसी हो तब शटडाउन पॉइंट होता है। ए आर का मतलब प्राइस होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और शटडाउन पॉइंट में एक बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है, शटडाउन पॉइंट में फर्म फर्म केवल और केवल अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पाती है, ठीक है ना, कवर्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट। अब ऐसे दो पॉइंट ऐसे ही माइंड में डाल लो, इनका मतलब क्या है वो आपको इतना जानने की नीड नहीं है, आपके एग्जाम के एंगल से इतना कोई खास नहीं है। याद रखना, जब प्राइस एवीसी के बराबर हो और जब फर्म अपनी कवर्स, यहाँ पे कवर्स लिखा है, जब फर्म अपनी कवर कर सके वेरिएबल कॉस्ट ओनली, उसी को शटडाउन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो वैसे देखा जाए थ्योरेटिकली टॉपिक खत्म हो चुका है। अब बस कुछ एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं पेपर में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन देख लो, उसके बाद चैप्टर खत्म पूरा अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द लेवल एट विच द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम। आपको बताना है फर्म कौन से लेवल पे इक्विलिब्रियम पे है, एमआरएमसी अप्रोच का यूज करना है और बताना है एट व्हाट प्राइस द फर्म विल बी सेलिंग इट्स आउटपुट, कितने प्राइस पर फर्म अपने माल को बेचेगी। इट मींस आपको एआर भी निकालना है, आपसे प्राइस पूछा है ना, इट मींस आपको एआर भी निकालना है, ठीक है। जरा समझो, आइए, टीआर आपके सामने, टीसी आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। जब क्वेश्चन ने बोला है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताओ, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताने के लिए बेटा आपको एमआरएमसी 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 ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एमआर और यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एमसी, ठीक है। आपको जो है एमआर और एमसी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। बन गई टेबल, आइए वैल्यू पुट करते हैं, चलो भाई। तो पहले 18 का रहेगा 18, 36 में से 18 गए 18, 54 में 36 गए 18, 72 में 54 गए 18, 90 में से 72 गए 18। तो मैं एक बात समझ गया, यहाँ पे अगर आपका एमआर सेम है 18 18 18 18 18, अगर आपका एमआर सेम है तो मैं समझ गया कि ये तो भाई साहब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात हो रही है, ये तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात हो रही है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर एआर के बराबर होता है, ये बात आपको याद है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर एआर के बराबर होता है। जो क्वेश्चन ने पूछा था कि फर्म किस प्राइस पर माल बेचेगी, तो एआर का मतलब प्राइस होता है, तो हमने एक सवाल का जवाब तो अभी हाथों हाथ दे दिया कि फर्म जो है 18 रुपीस के प्राइस पर माल बेचेगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर एआर के बराबर होता है और एआर का मतलब प्राइस होता है, तो फर्म 18 रुपीस के दाम पे अपनी वस्तुएं बेचेगी। चलो अब देखते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं। एमसी 21 का 21 रहेगा, अब 39 में से आप 21 माइनस करेंगे 18 आ गया, 54 में से आप 39 माइनस करेंगे आपका 15 आ गया, 72 में से आप 54 माइनस करेंगे आपका 18 आ जाएगा, और 93 में से आप 72 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। तो यहाँ पे देखो आप एमआरएमसी आ गया। अब इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है पता है, पहला एमआर बराबर एमसी होना चाहिए, तो देखो एमआर बराबर एमसी यहां पर भी है, एमआर बराबर एमसी यहां पर भी है। तो पहली कंडीशन क्या है जी, पहली कंडीशन है एमआर बराबर एमसी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट लेवल पे, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद वाले लेवल पे एमसी एमआर से ज्यादा होना चाहिए, ये भी तो कंडीशन है ना, एमसी एमआर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो उसके बाद देखो एमसी होना चाहिए ज्यादा 15 और एमआर होना चाहिए कम 18, इट मींस ये नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमआर ज्यादा है एमसी कम है, तो यहाँ पे कंडीशन 1 तो पूरी हो रही है, दोनों बराबर है, बट कंडीशन 2 पूरी नहीं हो रही, तो आप इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। अब चेक करते नीचे, कंडीशन नंबर 1 पूरी हो रही है, हो रही है। कंडीशन नंबर 2 नेक्स्ट लेवल पे, अगले लेवल पे एमसी एमआर से ज्यादा होनी चाहिए। देखो एमसी 21 है और एमआर 18 है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो इसका मतलब चौथे आउटपुट के लेवल पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। याद रखना, जब इक्वल होते हैं उसी को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का लेवल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोलेंगे,
तो प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम एट फोर्थ यूनिट, प्रोड्यूसर जो है चौथी यूनिट पे इक्विलिब्रियम पे होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों शर्त पूरी हो रही है। एम आर बराबर एम सी बराबर भी है, ये दोनों 18 है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे, मतलब 4 के बाद अगला 5वें लेवल पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा भी, आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट हमारी 21 है और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 18 है। ये सब आपको लिख के आना है, ये सब आपको खुद लिख के आना है। प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, खैर प्रॉफिट पूछा तो नहीं है, प्रॉफिट एट इक्विलिब्रियम प्रॉफिट पूछा तो नहीं है, बट प्रॉफिट निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो। चलो भाई प्रॉफिट भी लगे हाथ निकाल लो। लो जी एक कॉलम आप और अपना लो प्रॉफिट का, ठीक है ना। बताओ प्रॉफिट, 18 में से 21 गए -3, 36 में से 39 गए -3, 54 में 54 गए 0, 72 में 72 गए 0, 90 में 93 गए -3। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 0 का हो रहा है। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है जी, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 0, 72 -72 प्रॉफिट कितना का हो रहा है जी, 0 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ऐसे लिख के आना पड़ेगा टेबल बनाने के बाद, केवल टेबल बना के मार्क्स नहीं मिलेंगे बेबीज, आपको वैसे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। इवन ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ रखा है, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके सीबीएसई के क्लास 11th के एग्जाम में आ रखा है। देखो भाई बोलता है अ प्रोड्यूसर कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, कि जो प्रोड्यूसर है 10 रुपए पर ही हर वस्तु को बेचेगा। तो आप अगर समझे नहीं, ठीक है तो मैं समझा दूं, 10 रुपए पर हर वस्तु को बेचेगा, तो मतलब यहाँ पे आपको AR का मतलब प्राइस होता है, आपको प्राइस गिवन है 10 रुपीज। तो यहाँ पे देखो आपको प्राइस गिवन है कितने रुपीज, 10 रुपीज की वस्तु कोई भी हो 10 रुपए पर बेचेगा, तो आपका AR फिक्स है 10 रुपीज, ठीक है। अच्छा AR अगर फिक्स है, प्राइस अगर फिक्स है, अगर प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, तो कौन सी मार्केट हो गई, परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर AR आपका 10 रहेगा, अगर AR आपका 10 रहेगा तो आपका MR भी 10 रहेगा, ठीक है, आपका MR भी 10 रहेगा। बाकी हालांकि हम पूरी टेबल आपके लिए बच्चों जो है बना के दिखा देते हैं। तो आपने AR निकाल लिया, अब आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, और मान लो आपको प्रॉफिट भी निकालना है, तो देखो अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना है तो आपको MR और MC चाहिए, और प्रॉफिट भी निकालना है तो आपको TR के साथ साथ TC दोनों चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TR माइनस TC। तो ये मेरे को चारों चाहिए, मान लीजिए मेरे को प्रॉफिट भी निकालना है, तो आपके पास देखो TC तो है, TC तो है, तो आपके पास एक चीज तो है, TC से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं MC। तो TC से लो MC निकालते हैं। मैं एक काम करता हूं, पहले लाइनें खींच लूं, है ना, उसके बाद अपन लोग जो है करते रहेंगे जो भी खेल करना है। हाँ भाई यहां निकालूंगा मैं, लास्ट में निकालूंगा, यहां निकालूंगा क्या, MC। तो TC पहले 12, तो भैया 12 का रहेगा 12, 22 में से 12 गए 10, 31 में से 22 गए 9, 38 में से 31 गए 7, 48 में से 38 गए 10, 60 में से 48 गए 12। ये MC आ गया। यहाँ पे MR निकाल लेंगे, यहाँ पे TR निकाल लेंगे। अच्छा TR निकालना आता है, अगर आप AR की मल्टीप्लाई कर दो ना क्वांटिटी से, तो TR आ जाता है, रेवेन्यू चैप्टर आना चाहिए। AR इंटू TR कर, AR इंटू क्वांटिटी कर दो, आपको TR मिल जाएगा। तो चलिए 10 की 1 से करो, 10 1 कम 10, 10 की 2 से करो 20, 10 की 3 से 30, 40, 50, 60, लो TR आ गया। अब MR भी निकाल लो, 10 का 10 रहेगा, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10। अब बताओ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहां पे है, तो जहां पे MR बराबर MC हो, देखो यहां पर भी इक्वल है और यहां पर भी इक्वल है, लेकिन शर्त नंबर 2 क्या है, नेक्स्ट लेवल पे MC MR से ज्यादा होना चाहिए। जब नेक्स्ट लेवल चेक करा तो देखो यहाँ पे MR ज्यादा है MC कम है, इट मींस ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। बट यहाँ पे चेक करो MR बराबर MC है, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। सेकंड कंडीशन देखो MC ज्यादा है MR कम है, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है, मतलब
पांचवें लेवल पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। आपसे प्रॉफिट निकालने को बोलेगा, आप वो भी निकाल लोगे। टीआर ये रहा, टीआर ये रहा, टीआर में से टीसी माइनस करते हैं प्रॉफिट के लिए, टीआर में से टीसी माइनस करते हैं। लो आपको निकाल के दिखाई दू ना मैं, तो 10 में से 12 गए -2, 20 में से 22 गए -2, 30 में से 31 गए -1, 40 में से 38 गए +2, 50 में से 48 गए +2, 60 में 60 गए 0। तो आपको इक्विलिब्रियम पे जो है 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया? टेबल क्लियर है? हाँ जी। देखो तो प्रोड्यूसर कहां पे इक्विलिब्रियम में है जी? पांचवे पे। तो प्रोड्यूसर फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में नहीं आएंगे, मैंने लिखे था कि टाइम बचे, आपको सब लिख के आना है पूरा पूरा कि प्रोड्यूसर जो है पांचवे लेवल पे इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो रही है। एमसी बराबर एमआरबी कितना कितना है जी? एमसी बराबर एमआरबी कितना कितना है? 10-10 है। क्या चला गया? एमसी बराबर एमआर बराबर 10 है। उसके नेक्स्ट लेवल पे 5 के बाद मतलब छठे लेवल पे हम देख सकते हैं एमसी ज्यादा एमआर कम है। कितनी है? एमसी है 12, एमआर है 10। तो आपका एमसी कितना है जी? 12 है। और एमआर कितना है जी? आपका 10 है। और बात करें प्रॉफिट के इक्विलिब्रियम पे, टीआर माइनस टीसी, देखो आप 2 रुपए का प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे जो है क्वेश्चन देखने को मिले, न्यूमेरिकल वाला टेबल आपको देगा बनी हुई आधी अधूरी टेबल, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा और आपको इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने 2 सवाल कराए, ऐसे सवाल आपके नोट्स में गिवन है, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सवाल ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जहां पे आपसे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने को बोलता है। ठीक है जी। अब आखिरी सवाल थ्योरी वाला सवाल है। ठीक है, आखिरी सवाल थ्योरी वाला सवाल है। आइए इसको भी कवर करके क्लास को खत्म करते हैं। 1 घंटे से ऊपर शायद हो चुका है, शायद क्या हो ही चुका है। चलिए क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है इन फॉलोइंग सिचुएशन में? पहला कि जब एम आर ज्यादा है किससे? एमसी से। जब एम आर एमसी से ज्यादा होता है तो क्या ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की शर्त है? तो भैया आपको पता है कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम की शर्त नहीं है। जब एम आर ज्यादा होता है एमसी से, याद करो ये आपका एम आर है, ये आपका एमसी है। एम आर ज्यादा है एमसी कम, इट मींस बंदा यहां फंसा हुआ है, वो यहां फंसा हुआ है। एम आर ज्यादा एमसी कम और हमें यहां पहुंचना है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? इट इज प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस मोर, ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। तो जब एम आर क्या होता है? ज्यादा होता है एमसी से, इट मींस हमारा व्यक्ति यहां फंसा हुआ है, इक्विलिब्रियम यहां पे है, तो वो और प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और ज्यादा प्रोडक्शन लिखा ना, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और इक्विलिब्रियम पर जो है वो पहुंच जाएगा। तो पहला ये हो गया। लेकिन सेकंड, जब एम आर बराबर होता है एमसी के, जब एम आर बराबर होता है एमसी के, तो क्या इक्विलिब्रियम में है? तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है और नहीं भी। क्योंकि अगर एम आर बराबर एमसी इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट एम आर बराबर एमसी इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में है। तो देखो क्या लिखना, क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? इट मे बी, हो भी सकता है, और मे नॉट बी, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इक्विलिब्रियम में बोलता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा कब? कि जब एम आर बराबर एमसी हो और इसके बाद एमसी ज्यादा हो एम आर कम हो। वही तो होता है कि अगर यहां पे इक्विलिब्रियम है तो इसके बाद देखो एमसी ज्यादा होना चाहिए, एम आर कम होना चाहिए। तो अगर एम आर बराबर एमसी है, पहली बात, और उसके बाद अगर एमसी इज मोर देन एम आर है तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर अगर एम आर बराबर एमसी है और उसके बाद अगर ये वाली कहानी है, एमसी कम है एम आर ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कंडीशन क्या है? एमसी ज्यादा होना चाहिए, एम आर कम होना चाहिए। जबकि यहां पे क्या लिखा है? एमसी कम एम आर ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको एकदम से ही देख के हाँ मत बोल दो ना, हाँ भाई हाँ एम आर बराबर एमसी होता है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ही होता है। अरे भाई दो जगह बराबर होते हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बताइए, बात समझ में आ गई? तो यहां भी आपका 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर बना।
बट इसको मैंने बहुत ही आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ा के हर एक चीज समझाई है भाई मैंने आपको। इस चैप्टर में आप ये नहीं बोल सकते कि आपने भैया बहुत जल्दी पढ़ा दिया, बहुत ही डिटेल में आराम से इत्मीनान से पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एकदम अच्छे से खत्म हो चुका है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।